1.5 करोड़ की आबादी वाले बेंगलुरु शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली भी रहती थी। स्वतंत्र पाली लोकेलिटी में रहने वाली ये फैमिली काफी सीधी सादी थी। घर में सिर्फ माँ बाप और एक बेटी है। गोपाल जी यानी कि घर के मुखिया घरों में टाइल्स लगाने का काम करते थे और गोपाल की पत्नी वारालक्ष्मी जी एक हाउसवाइफ थी और घर में उनकी इकलौती बेटी 20 साल की यामिनी प्रिया बाला शंकरी के एक कॉलेज में भी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में थी। गोपाल और वारालक्ष्मी जी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और यामिनी प्रिया भी अपने माता पिता को अन्य बच्चों की तरह प्राउड फील कराना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी और इसीलिए वह 2 साल का ब्रेक लेकर अपने पहले अटेम्प्ट नीट की तैयारी कर रही थी। उसका सपना एक डॉक्टर बनने का था, पर अफसोस वह नीट क्लियर नहीं कर पाई। यामिनी जितनी काइंड हार्टेड और शांत बच्ची थी, उतने ही हार्ड वर्कर और स्ट्रांग थी। She was a very good girl, very kind-hearted person. ತುಂಬಾ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಅವಳ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್. यामिनी ने डिसाइड किया और साल वेस्ट नहीं करेगी। डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या हुआ, फार्मा का कोर्स करेगी। इस डिसीजन को उसकी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया और यामिनी ने बाला शंकरी के कॉलेज में भी फार्मा के लिए अप्लाई कर दिया। अब वह पूरी की जान लगाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। सो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, यह उसकी डेली रूटीन बन गई थी। और धीरे धीरे कब उसके एग्जाम का समय आ गया पता ही नहीं चला। फिर भी यामिनी पूरी तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयार थी। 16 अक्टूबर 2025 एग्जाम का पहला दिन सुबह 7 यामिनी अपने घर से एग्जाम देने निकली थी। वह वहां एग्जाम लिख रही थी और उसके माता पिता इंतजार कर रहे थे कि कब यामिनी एग्जाम खत्म होने के बाद उन्हें फोन करेगी और बताएगी कि उसका पेपर कैसा गया। और उसका फोन आया अभी उनके पास दोपहर को और उसने बताया कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया और अब वह घर के लिए निकल रही है। और यामिनी की फैमिली ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से फैमिली में स्ट्रेस चल रहा था और घर में स्ट्रेस का माहौल होने के बावजूद भी यामिनी ने अपनी पढ़ाई ढंग से की। शाम के 2:30 बजे श्रीरामपुर पुलिस स्टेशन में कॉल आता है कि मलेश्वरम के एक मंत्री स्क्वेयर मॉल के पीछे रेलवे ट्रैक्स के पास झाड़िया में एक क्लास मिली है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि चेहरे पर लाल मिर्च लगी हुई है और उसके चेहरे और गर्दन पर घाव थे। उसके पास एक बैग भी था, बैग में आइडेंटिटी कार्ड और उस पर एक नंबर, और उस नंबर पर कॉल किया गया उसके घर वालों को दुख भरी खबर देने के लिए। और फोन लगा गोपाल जी के घर और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी यामिनी प्रिया को किसी ने बड़े ही बेरहमी से मार दिया है। यह दुख भरी खबर सुनने के बाद गोपाल जी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी फूल सी मासूम बेटी ने उनसे कुछ ही घंटे पहले बात की थी, जिसके लिए वह घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। वह अब कभी भी वापस नहीं आने वाली थी। उनके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे कि क्यों, कब, कैसे, पर कौन। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक नाम आया, वह था विघ्नेश का। विघ्नेश 28 साल का आदमी था। विघ्नेश यामिनी की लोकेलिटी में ही रहता था। इनफैक्ट विघ्नेश यामिनी के अपोजिट वाले घर में रहता था। विघ्नेश एक अनएम्प्लॉय आदमी था। फाइनली यामिनी का लक्ष्य उसकी डिग्री पर था, लेकिन विघ्नेश का लक्ष्य था यामिनी प्रिया को हासिल करना। और विघ्नेश के लिए यामिनी को हासिल करना अब एक लक्ष्य सा बन गया था। जो चीज क्रश से शुरू हुई थी अब एक जिद बन चुकी थी। यामिनी से बात करने के लिए विघ्नेश अलग अलग तरीके से कोशिश किया करता था, लेकिन अब वह और वेट नहीं कर सकता था। वह उससे शादी करना चाहता था और इसीलिए कारागा फेस्टिवल के दिन उसने यामिनी को एक साड़ी और कुमकुम गिफ्ट करने की कोशिश की। साड़ी और कुमकुम देना एक कस्टम प्रपोज है। इससे यह साबित होता है कि सामने वाला आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। यामिनी उसके इस गिफ्ट से इतनी शॉक में चली गई थी कि उसे समझा नहीं आया कि वह क्या करे। वह बिना कुछ बोले तुरंत वहां से अपने घर आ गई और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। अब यामिनी का परिवार ही नहीं बल्कि विघ्नेश का परिवार भी उसकी इन हरकतों से परेशान हो चुका था, क्योंकि वह सिर्फ एक ही रट लगाए रहता था, वह शादी करेगा तो सिर्फ यामिनी से ही करेगा। और विघ्नेश के डिसीजन को लेकर उसका परिवार यामिनी के घर मैरिज प्रपोजल लेकर जाता है, पर यामिनी का परिवार बिना कुछ सोचे समझे और समय गवाए ही मैरिज के लिए मना कर देते हैं। और यह चीज करने के बाद यामिनी के परिवार को यह लगा होगा कि फाइनली अब हमने उसके परिवार को ही मन कर दिया है, तो विघ्नेश अब हमारी बेटी का पीछा छोड़ देगा। इट वॉज अबाउट कि विघ्नेश ने यामिनी को परेशान करना नहीं छोड़ा और विघ्नेश पहले की तरह ही यामिनी पर नजर रखना, उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। और इतनी हद तक यह सब चीज कर रहा था कि और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि यामिनी के पिता रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाया करते थे।
एक 28 साल का लड़का 20 साल की लड़की के पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ गया था कि जैसे कोई मूवी सीन हो। नथिंग लाइक दैट हैपन, नो मीन्स नो ओनली की लड़की मना कर देती है, फिर भी उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इट वॉज दैट सिर्फ फिल्मों में ही लड़की की ना में हाँ होती है, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ना का मतलब सिर्फ ना होता है। और विघ्नेश इतनी सी बात समझ नहीं पाया, उसे तो बस यामिनी चाहिए थी। यामिनी उसकी इन हरकतों से इतनी परेशान हो गई थी, उसने अपनी फैमिली को सब बता दिया था। और यह अच्छी बात भी थी। और यामिनी की फैमिली ने पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी थी और बाद में पुलिस ने विघ्नेश से एक अंडरटेकिंग साइन करवाया था, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। विघ्नेश का परिवार नेबर था, वह एक अच्छे परिवार से थे और विघ्नेश की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर उस पर केस हुआ तो। यह बात सोचकर यामिनी के परिवार ने विघ्नेश के खिलाफ कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करवाई। नाउ इन इंडिया शॉकिंग इज द कमिसेबल क्रिमिनल ऑफेंस, यानी अगर विक्रम की फैमिली फिर फाइल ना करे तो भी पुलिस की यह ड्यूटी बनती है कि वह खुद शो करके उसके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करें और उसके खिलाफ एक्शन ले, पर पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। लेकिन इससे एक चीज हो गई थी कि पुलिस की वार्निंग के बाद विघ्नेश ने यामिनी को परेशान करना बंद कर दिया था और अब यामिनी और उसके परिवार वालों ने भी एक राहत की सांस ली, क्योंकि अब उनकी बेटी बिना किसी डर के अकेले कॉलेज जा सकती थी, बिना किसी डर के मोहल्ले में घूम सकती थी। पर उनका यह रिलीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला था, क्योंकि विघ्नेश के लिए इस रिसेप्शन को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था और उसके लिए इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था और वह था रिवेंज। और यहीं से उसका प्लान शुरू हुआ। पहले तो विघ्नेश अकेले ही यामिनी के पीछे पड़ा था, लेकिन उसने इस बार अपने प्लान में कुछ और लोग भी शामिल किए थे। विघ्नेश ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था मिशन यामिनी प्रिया के नाम से, जिसमें उसने उन लोगों को ऐड किया जो उसे यामिनी की दिनचर्या की डिटेल दे सके। यामिनी कितने बजे कॉलेज जाती है, वह कितने बजे कॉलेज जाती है और कहाँ खा जाती है और क्या क्या करती है, हर एक चीज के बारे में विघ्नेश को पता होता था इस व्हाट्सएप ग्रुप के वजह से। ऑलमोस्ट विघ्नेश को एक मास्टरमाइंड जैसी फीलिंग आ रही होगी कि उसने कितनी आसानी से यह सब कुछ कर लिया था, कितनी आसानी से बस ऐसे ही यामिनी के हर एक क्रिया के बारे में पता होता था। 16 अक्टूबर का दिन विघ्नेश के प्लान को एग्जीक्यूट करने का बेस्ट दिन था। उसी दिन यामिनी अकेले कॉलेज से घर आ रही थी। मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे रेलवे ट्रैक्स के रास्ते से वह अपने घर की तरफ चल रही थी और यामिनी को विघ्नेश के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा। वह इस चीज से अनजान होगी। यामिनी को तो यह लग रहा होगा कि अब विघ्नेश मेरे पीछे नहीं पड़ा है, बिना किसी रोक टोक के अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा कर सकती हूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हूँ। और इतनी देर में विघ्नेश वहाँ अपने दोस्त हरीश के साथ आया। विघ्नेश और हरीश यामिनी की ताक पर बैठे थे अपना बदला लेने के लिए। जैसे ही विघ्नेश को यामिनी दिखाई दी, वह बाइक पर यामिनी के पास आया। मेजरली पीछे से किसी चीज से यामिनी पर वार किया उसने और यामिनी जमीन पर गिर गई और यामिनी पर वार करने लगा विघ्नेश पर। बदला लेने का नशा इस कदर चढ़ा था कि उसे रियलाइज भी नहीं हुआ कि यामिनी पर वार करते करते उसके खुद के हाथ में चोट लग गई थी। और जब विघ्नेश को लगा कि उसका काम हो गया है, तब वह बाइक पर वापस सवार होकर वहां से भाग गया। यामिनी वहां इस हालत में पड़ी रही और अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। वहां आसपास के लोगों ने जब झाड़ियां के आसपास एक लाश को नोटिस किया तो उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस मौके पर पहुंच ही रही थी, तब विघ्नेश अपने स्वतंत्र पाले लोकेलिटी में अपने घर में था। अफरा तफरी में वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहा था, कुछ कपड़े ले रहा था और सामान पैक कर रहा था, अपना और अपने माँ बाप का भी। और कुछ ही देर में वे लोग रिक्शा में बैठकर फरार हो गए और उनके घर के बिल्कुल सामने का परिवार इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने बिना कोई टाइम वेस्ट किया वहां के सीसीटीवी को चेक किया। फॉर्चुनेटली सीसीटीवी फुटेज यामिनी के फादर के शक की वजह से चेक किया गया और विघ्नेश का अपने परिवार के साथ यूं अचानक घर से फरार होना इस बात को साबित कर रहा था कि विघ्नेश ही वह शख्स था। पुलिस ने 48 घंटे में ही पता लगा लिया था कि विघ्नेश अपने दोस्त हरीश के घर छुपा हुआ था। उसके हाथ में चोट भी लगी हुई थी, जो यह साफ इशारा कर रही थी कि इन सब के पीछे विघ्नेश का ही हाथ था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं विघ्नेश ने कॉन्फ्रेंस कर लिया था कि उसने ही यामिनी को मारा है, क्योंकि यामिनी ने उसका प्रपोज रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से उसके मन में और दिमाग में गुस्सा और बदले की आग थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में यामिनी की जान ले ली।
जिस दिन यामिनी के पेरेंट्स ने पुलिस को विघ्नेश के बारे में बताया था, अगर उसी दिन पुलिस ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो आज यामिनी इस दुनिया में होती है। और पुलिस वालों को यह भी पता होना चाहिए था कि विघ्नेश का यह कोई पहली बार फर्स्ट पुलिस स्टेशन विजिट नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी विघ्नेश को अरेस्ट किया जा चुका था। क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार विघ्नेश पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनकर लोगों से हफ्ता वसूली करता था और वह इसी वजह से कई बार जेल जा चुका था। अगर पुलिस पहले उसकी हिस्ट्री चेक करती तो वह उसे सिर्फ अंडरटेकिंग पर साइन करके छोड़ती नहीं। फिलहाल तो विघ्नेश और हरीश पुलिस एक कस्टडी में है और अपनी सजा का वेट कर रहे हैं।